ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय चरण में आज हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे जो कल भारत सरकार के फैसले के तौर पर हमारे बीच साझा हुआ। भारत सरकार ने फैसला लिया कि जो नीट की परीक्षा के माध्यम से पूरे भारत में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत छात्रों की भर्ती एमबीबीएस या आगे की उच्च शिक्षा के संदर्भ में होती है, उसमें अब 27% का आरक्षण ओबीसी वर्ग के छात्रों को मिलेगा। साथ ही फैसला यह भी लिया गया कि 10% का आरक्षण आर्थिक रूप से निर्धन लोगों के संदर्भ में भी दिया जाए। और आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि ओबीसी आरक्षण मौका जरूरी या सियासी मजबूरी। इस संदर्भ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अरुण राजभर हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, जाने माने चिकित्सक हैं, एम्स दिल्ली के निदेशक रहे हुए हैं। हमारे साथ में थोड़ी देर में जेपी धनोदिया साहब भी होंगे जो अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी भी जुड़ेंगे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर इस देश में आरक्षण के संदर्भ में इतिहास क्या है। आरक्षण के संदर्भ में इतिहास ये बताता है कि 1882 में साहूजी महाराज के द्वारा कोल्हापुर के अंतर्गत सबसे पहले आरक्षण के संदर्भ में व्यवस्था की गई थी, एक सामाजिक समानता लाई। जब देश आजाद हुआ तो उसके अंतर्गत सदन में अर्थात विधानसभा या लोकसभा के संदर्भ में भी 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना अपने आप में रोचक हो सकता है कि संविधान में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन मद्रास राज्य ने 1950 में अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान किया। और इसके संदर्भ में जब लोग कोर्ट गए तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कुल मिलाकर शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की शक्ल में ही सामने आया। इसके बाद आरक्षण का लंबा सिलसिला चला है। पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में आरक्षण का पहले कोई प्रावधान नहीं था, चाहे कालेकर समिति बनी या फिर मंडल आयोग बना। लेकिन 1990 में विष्णुप्रताप प्रताप सिंह की सरकार के समय में पिछड़े वर्ग को 70% आरक्षण देने की व्यवस्था देश में करी। तब से लेकर इस पर बहस है, चर्चा है, कई लोग इसके समर्थन में हैं, कई लोग इसके विरोध में हैं। पर इसी व्यवस्था के अंतर्गत मेडिकल परीक्षा के अंतर्गत राज्यों के स्तर पर अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था थी, पर ऑल इंडिया कोटे के तहत कुल सीटों का 15% जो भारत सरकार के द्वारा अन्य राज्य के छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं। बीच में अलग अलग कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए और उसके परिपालन में ही कल यह ऐलान किया गया कि अब इन सीटों के अंतर्गत भी आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। सीटों की शक्ल में संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक फैसला है तो इस फैसले पर ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे एक बार फिर प्रतिभाओं के संदर्भ में अन्याय का रास्ता खुल रहा है या वंचित वर्ग की खुशहाली का रास्ता खुल रहा है। तो हम सीधे अरुण राजभर जी के पास जाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को वो अपने संघर्ष के सिलसिले में किस नजर से देखते हैं। जी अरुण। देखिए सर, जिस तरीके का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को यह साबित करने का प्रयास किया कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे पिछड़ों के विकास के लिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो सामाजिक रूप से दबे हुए लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था किया कि वो अपनी माली हालत में हटने के लिए, वो मजबूत के श्रेणी में खड़ा होने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था दिया गया। जैसा कि आप बताएं कि काका कालेकर आयोग बना, डॉक्टर छेदीलाल साथी आयोग बना, मंडल आयोग बना, फिर मंडल कमीशन बना, लेकिन पिछड़ों की आबादी की गिनती नहीं हो पाई कि पिछड़ों की आपकी संख्या कितनी है कि इनके आधार पर इनका विकास किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि पूरे देश में जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें 2600 ऐसी जातियां हैं जिनको आज तक अगर इतिहास में देखेंगे, एक बंजारा जाति है, एक बारी जाति है, उसमें राजभर है, अर्कवंशी है, उसमें प्रजापति है, पाल है, नाई है, गोड़ है, चौहान है, बिंद है, केवट है, कश्यप है। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व नौकरियों में आज तक गिनती में 1% नहीं है। जो इतिहास ये कहता है कि जब 27% आरक्षण मंडल कमीशन के तहत हमको मिला तो 27 पिछड़े समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। उनके बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने चाहिए। लेकिन अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अभी देखा होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन हुआ।
और उसके नेतृत्व में रोहिणी आयोग बनाया गया। रोहिणी साहनी का एक रिपोर्ट आया, उसमें कहा गया कि 31 दिसंबर तक इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट दिख रहा है कि 2600 जातियों में 2100 ऐसी जातियां हैं जो आज तक अधिकार अपने आरक्षण से नहीं पाई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10% गरीब सवर्णों को 24 घंटे में लोकसभा राज्यसभा में पास करा करके 72 घंटे में फैसला कर देते हैं, राष्ट्रपति जी का मुहर लगा देते हैं। लेकिन पिछड़ों की आबादी 52% है। आज भी थानों पर अगर आप उठाकर देखेंगे, ब्लॉक पर उठाकर देखेंगे, तहसील पर उठाकर देखेंगे, कमिश्नरी पर उठाकर देखेंगे, सचिवालय में देखेंगे, तो इनके समाज के लोगों को, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके बेटा बेटी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वजह सिर्फ यह है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अरुण राजभर जी, इस फैसले मात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही। मैं डॉक्टर एनसी मिश्रा साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस फैसले से कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि एमबीबीएस सीटों में कुल 1500 बच्चे लाभान्वित होंगे प्रतिवर्ष ओबीसी के, और 550 बच्चे आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको इसका लाभ मिलेगा। पर इस फैसले का ऐलान देश के प्रधानमंत्री स्वयं ट्वीट करके करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस फैसले के माध्यम से डॉक्टर लोकेश जी? पहला सवाल। और दूसरा जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार का फैसला कहां है? इससे पहले भी ऑल इंडिया कोटे के संदर्भ में एससी एसटी को जो आरक्षण मिला था वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत मिला था। जो अभयनाथ बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य मामले थे 31 जनवरी 2007 का, और अभी का फैसला भी जो आ रहा है वो भी कोर्ट के आदेश के परिपालन में है। फिर भी सरकार बता रही है कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं। क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, ये मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं देश के समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों को कि मेडिकल में ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें थी सुप्रीम कोर्ट ने सन 1986 के आदेश के बावजूद निर्धारित की गई थी। उस समय यह तय किया गया था कि हर राज्य को 15% सीटें जो है यूजी की मेडिकल की मिलेगी, जो डेंटल को मिला करके थी, और 50% जो है पीजी में सीटें दी गई थी। उसमें से 50% जो पीजी की सीटें थी वो सेंट्रल पूल को सरेंडर करनी पड़ती थी। वो इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि किसी भारतवर्ष का किसी भी राज्य का विद्यार्थी किसी भी राज्य में जाकर के वो एडमिशन ले सकता था। लेकिन जब 1986 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ तो उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन देश में लागू नहीं था। सन 1993 में देश में रिजर्वेशन ओबीसी का लागू हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस समय पिछड़ा वर्ग के लोग इसकी डिमांड करते रहे तमाम संगठनों के माध्यम से, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जो रिजर्वेशन आरक्षण जो राज्यों को जो ऑल इंडिया कोटे में जो सीटों में लागू करना है, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश 2007 में दिया और उसमें 15% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को कोटा निर्धारित करने के लिए कहा, लेकिन ओबीसी का उसमें कोई जिक्र नहीं किया। और मैं पूछना चाहता हूं आज कि 2007 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस समय देश में केंद्र में सरकार किसकी थी? उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। जिस समय काका कालेलकर 1952 में बना और 1977 में जब काका कालेलकर ने 1952 में बना, 77 में रिपोर्ट दी गई, तो उस समय इस दौरान किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की थी। 77 में मंडल कमीशन बना, 80 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दिया। 80 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस इस देश में नहीं चाहती थी कि पिछड़े वर्ग का 1931 के सेंसस के अनुसार जो पिछड़े वर्ग की 52% फीसदी आबादी है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिले। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल में 340 में और 15(4)(16)(4) में जो शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा है या सामाजिक आधार पर पिछड़ा, उसको रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 1993 में जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन को 52% आबादी से काटते हुए ला करके उसको 27% करने का घोषणा की गई और उसमें एक फाइनेंशियल आधार लगा दिया गया क्रीम लेयर को लेकर के। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उसके बाद फिर सरकार देश में किसकी आ गई? फिर सरकारें लंबे अरसे तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें ली, लेकिन उन्होंने 2007 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अगेंस्ट जाकर के ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए कोई पैरवी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं की। आपने कई सारे सवाल उठा दिए लोकेश जी, लेकिन मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं इसकी रोशनी में, माफी के साथ आपको बीच में रोकते हुए।
एक तो आपने बाबा साहब का उल्लेख करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 15(4) के तहत उन्होंने किया। तथ्यात्मक रूप से यह बात सही नहीं है। जो बाबा साहब के संदर्भ में आप संविधान का उल्लेख करते हैं उसमें यह प्रावधान था ही नहीं। इस देश में जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और उस समय सरकार किसकी थी, ये सवाल उठता है। एक दूसरा, आपने बड़े मौके की बात कही कि 2007 में जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के संदर्भ में फैसला दिया गया तो पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया। उस समय सरकार किसकी थी? और 2014 से लेकर 2021 तक सरकार किसकी थी और उस समय यह फैसला क्यों नहीं लिया गया, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि क्या आप देना चाहेंगे लोकेश जी? उसके लिए आप क्यों अदालत के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सवाल आपसे है लोकेश जी। इस देश के 52% आबादी का जो चिंता किसी ने अगर व्यक्त करने का काम किया वो देश के यशस्वी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर 52% आबादी वाले पिछड़े वर्ग के लिए अगस्त 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया और संवैधानिक दर्जा देकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे गठन हुआ तो आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद जो नीट की परीक्षाओं में जो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था एमबीबीएस में या पीजी में, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछले 2 सालों में जब से गठन हुआ है, क्योंकि कोविड का भी कुछ समय निकला है, हमने 23/7/2020 को पहली बार माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में फुल बेंच के कमीशन में मेडिकल स्वास्थ्य सेक्रेटरी को बुलाया, यूजीसी सेक्रेटरी को बुलाया और हमने इस बात को लेकर के चिंता की कि भाई जब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी उस समय पारित किया था कि एक कमेटी भारत सरकार बनाएगी और भारत सरकार वो कमेटी बना करके उसमें रिजर्वेशन जो बाकी है, इसका जो पिछड़ी जात का रिजर्वेशन है उसको लागू कराने का काम करेंगे। इसको लेकर के हमने क्या कि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते चले गए। हमने फिर 8/10/2020 को सुनवाई किया, फिर 7/1/2021 को हमने सुनवाई किया और हमने अपनी रिपोर्ट माननीय देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी को देने का जब काम किया और उनको इस बात से अवगत कराया कि ये पेच फंसा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश की लगभग आज 58% आबादी का ध्यान रखते हुए कि उनके बच्चे वंचित ना हो, उन्होंने अभी 29/7/2021 को जो फैसला लिया है कि इतना बड़ा फैसला लेकर के इस देश के पिछड़े वर्ग की आबादी वाले बच्चों को, क्योंकि 2017 से 2020 के बीच में जो 40,842 सीटें एआई की युद्ध की थी उसमें 0 आरक्षण ओबीसी का था। आज उसको लागू करने के लिए एक ऐसा फैसला कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेने का काम किया है। हम पिछड़े कुल मिलाकर डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी अभिभूत हैं इस फैसले के संदर्भ में। हालांकि उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि 2014 से लेकर 2021 तक इंतजार क्यों करना पड़ा। मैं आऊंगा अरुण राजभर जी आपके पास में, एक बार मेरे बाकी पैनलिस्ट से एक बार बात हो जाए। हमारे साथ में धनोतिया साहब जी हैं। धनोतिया साहब कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने निरंतर अपनी टिप्पणियों में इस बात के लिए कोसा है आपकी मूल पार्टी कांग्रेस को कि आपसे जितना बन सका उतना पिछड़ों की उपेक्षा की, आपसे जितना बन सका उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा। अरुण राजभर जी बता ही रहे हैं कि इस देश में पिछले 73 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों के संदर्भ में उपेक्षा का ही सिलसिला चल रहा है। क्या कहेंगे जेपी साहब आप? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, आपकी इस बात को डॉक्टर लोकेश जी जवाब ही नहीं दे पाए कि 7 साल क्यों लग गए इनको, और 1 साल पहले इन्होंने अपना बैठक की निर्णय लिया और फिर 1 साल प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय लेने में देरी क्यों हो गई? ये निर्णय तो पहले का ही था ना। वास्तविकता ये है कि देश में इस समय जो हालात है, ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा अपने आप में असंतुष्ट है। ओबीसी वर्ग की जनसंख्या को देखते हुए, जातियों की संख्या को देखते हुए लोगों ने इस बात को देखा। मध्य प्रदेश में जो हालात है, मध्य प्रदेश में पूरे देश में हालात है। अभी 25 जुलाई को दिल्ली के आंध्र प्रदेश भवन में 2 दिन की कार्यशाला हुई, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अलैया वहां पर रहे, जस्टिस वीरेंद्र यादव जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है वो रहे। इन सब लोगों ने बात को किया है, सारी चीजों को समझाता है। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह का एक बड़ा आंदोलन हुआ, सारी चीज सामने है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं, यूपी में फिर चुनाव आ रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए
ये लोग घबराए हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सियासत के तौर पर ये घोषणा की है, तो पहले करना चाहिए था इनको। लेकिन क्योंकि लोकेश जी की मजबूरी है तो भाजपा को बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी मानसिकता का उनको बोलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आज किसने शुरुआत की थी, महाजन आयोग किसने बनाया था? आदरणीय अर्जुन सिंह जी के टाइम पर हुई, फिर दिग्विजय सिंह 27% किया, और भारती जी आई, उन्होंने उस नियम को खत्म कर दिया। आदरणीय कमलनाथ जी 2019 में 24 अक्टूबर 2019 को एक जनसंख्या की जो थी सूची वो जारी की, जिसमें 51% लोग थे। फिर सर उन्होंने निर्णय लिया 70% आरक्षण दिया जाए, उसको भी क्या किया, सरकार बदल गई, स्टे हो गया माननीय हाईकोर्ट से। 4 बार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने टाइम लिया और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इसके बाद अभी क्या हुआ, कार्रवाई होने के बाद निर्णय हो गया, आज 15-20 दिन हो गए, आज तक माननीय उच्चतम न्यायालय में उस आर्डर के खिलाफ अपील करने नहीं गए। ये इनके मन में खोट है, ये ओबीसी का सिर्फ राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं, ये जेपी धनौतिया साहब का कहना है। लेकिन मैं थोड़े अलग नजरिए से बात करने के लिए डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब के पास आना चाहता हूं। मेडिकल शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं मिश्रा साहब, और देश का भला आरक्षण में खोज रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि सब अपने अपने वर्ग के लोगों के हक की चिंता करेंगे, पर इस देश में जो प्रतिभा है उनकी चिंता कौन करेगा? इस संदर्भ में कोई नजरिया आप रखेंगे? या आरक्षण का सिलसिला अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, किस नजरिए से देखते हैं आप जैसे लोग इस मसले को? ये बहुत जटिल प्रश्न है डॉक्टर हिमांशु, और मेरे बड़े भाई एमबीबीएस की एंट्रेंस देके आगरा मेडिकल कॉलेज में सन 1966 में भर्ती हुए थे। उस समय केवल SC/ST का रिजर्वेशन था, और ST कैटेगरी में उत्तराखंड जो अब हो गया है गढ़वाल या किसी एरिया से एक छात्र की भर्ती हुई थी। 400 में से शायद उनके 30 नंबर थे या कितने मार्क्स थे, लेकिन वहां से हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। आज लोगों को पढ़ाई का मौका मिल रहा है, और चाहे वो SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, सबको पढ़ाई का मौका मिल रहा है। और हम लोगों का मानना हमेशा से ये रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये रहा है कि ठीक है, आप MBBS में दे दीजिए रिजर्वेशन, और ये 15% बचा था इसमें दे दिया, कोई ऐसी आफत नहीं है, क्योंकि 85% में तो पहले से ही है, तो 15% में और दे दिया तो कोई बात नहीं। साथ में EWS भी लगा दिया है उसमें बाकी जनरल कैटेगरी के लिए, जो अभी थोड़े दिन पहले नौकरियों में भी किया था, लेकिन उसमें कोई बढ़ता नहीं है, कोई आता नहीं है। मैं कई सिलेक्शन कमिटीज में रहा हूं, OBCs में भी काफी जॉब खाली चले जाती हैं पोजीशंस। तो MBBS में लगा दिया आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन में लगा दिया रिजर्वेशन, ठीक है लगा दीजिए। और आगे हमारे यहाँ एक सीनियर रेजिडेंसी कहलाती, शायद आपको पता होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद 3 वर्ष की सीनियर रेजिडेंसी भी होती है सरकारी उसमें हॉस्पिटल्स में, संस्थानों में, उसमें भी रिजर्वेशन है, वो भी कर दीजिए। लेकिन फिर आगे जब फैकल्टी पोजीशंस की बात आती है तो फिर उसमें रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब बराबर की अपॉर्चुनिटी सबको मिल गई, MBBS भी कर लिया, MS भी कर लिया, उसके बाद फिर कोई औचित्य नहीं है कि आप फैकल्टी पोस्ट में रिजर्वेशन दें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सन 2013 का, 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया है कि जो फैकल्टी पोस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशलिटीज में और सुपर स्पेशलिटीज की फैकल्टी पोस्ट में। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सरकार नेचुरली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहे तो उसको तो कोई जोर नहीं है, और उसके खिलाफ कोई गया भी नहीं है, जनरल कैटेगरी वाले ने कोई चैलेंज भी नहीं किया है उसको। तो हम लोगों का नजरिया इसमें ये है कि आप दे दीजिए, MBBS में दे दीजिए, 100% पर कर दिया ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में कर दिया ठीक है, लेकिन सीनियर रेजिडेंसी में भी हो गया, हायर ट्रेनिंग भी हो गई, बेसिक ट्रेनिंग भी हो गई। उसके बाद कम से कम जो फैकल्टी पोस्ट है जो हमारे एकेडमिक संस्थान है, फिर उसमें नहीं होना चाहिए। और ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस नजरिए के साथ MC मिश्रा साहब हैं कि जब वो एक समकक्ष दर्जे पे आ गए तो उसके बाद तो प्रतिभा के स्तर पर ही फैसले लिए जाने चाहिए। लेकिन अरुण राजभर साहब, मैं आपके पास में थोड़े अलग सवाल के साथ आना चाहता हूं।
जहां पर जेपी धनोतिया साहब ने बात को छोड़ा। धनोतिया साहब का मानना है कि यह फैसला कोई पिछड़ा वर्ग के लोगों की भलाई के संदर्भ में नहीं है, बल्कि राजनीतिक कारण से है, और राजनीतिक हित सबसे ज्यादा उस जगह से जुड़े हुए जहां पर आप बैठे हुए हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश की सियासत से। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जेपी साहब की बात से? यह फैसला कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन बरकरार रखने की कोशिश के तहत है, या वाकई पिछड़ा वर्ग को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है? अब आप देखें कि नीट में मेडिकल में आरक्षण खत्म कहां से किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्री राज्यसभा में खड़ा होकर घोषणा करते हैं कि ओबीसी का आरक्षण नीट में नहीं लागू होगा। पूरे देश के पिछड़े जब इस बात को चिंतित हुए और सभी सामाजिक संगठन, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सहित तमाम विपक्ष के लोग जब लामबंद होकर के अपनी आवाज बुलंद किए, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब पिछड़ा नाराज हो रहा है, हमको अपने आप को खुद को पीछे हो जाना चाहिए। तब ये यू टर्न लेकर के इस चीज को आगे बढ़ा दिया कि नहीं, हम करेंगे। देखिए, जब जब समाज जागरूक हुआ है तब तब इनको झुकना पड़ा है। ये अपने मन से नहीं किए हैं, पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों ने जब झकझोरा है कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश में आपको हम सरकार में नहीं जाने देंगे, तब इनको लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसको लागू कर देंगे। तो ये पीठ थपथपाइए नहीं, जैसा कि अभी माननीय प्रजापति जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें पिछड़ा सर्वाधिक इनकी भी जातियां उसमें थी। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, क्रीमी लेयर किसने बढ़ाई? 8 लाख क्रीमी लेयर कौन सरकार बढ़ाई? भारतीय जनता पार्टी सरकार बढ़ाई। अब उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कौन लागू नहीं कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लागू कर रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अति पिछड़े वर्ग में इनके समाज के, प्रजापति समाज के लोग भी सिपाही बन जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे, इस नाते इनको आरक्षण मत दो। क्योंकि ये रहते हैं लोडर बनकर के, वहां लीडर बनकर के बोल नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो सब के सब लोडर बनकर के सिर्फ और सिर्फ पिछड़े समाज का वोट दिलाने का ठेका लिए हैं। इनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, समाज से कोई लेना देना नहीं। अरुण राजभर जी का ये कहना है, लेकिन मैं प्रजापति जी आपके पास में थोड़ा अलग नजरिए से और बात करना चाहता हूं कि आखिर आरक्षण का लाभ जिन परिवारों को एक बार मिल गया और वो एक बेहतर स्थिति में आ गए, बाद में देखने में आ रहा है कि आरक्षण का असल लाभ वो परिवार ही बारी बारी से लेते जा रहे हैं। एक बार SC ST का कोई व्यक्ति मंत्री या विधायक बन गया तो उसके बाद उसने अपने समाज के लोगों को कुछ बनाने की कोशिश नहीं की है, सिलसिला रखा है अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाते जाने का। आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है जिस तरह अरुण राजभर इशारा कर रहे हैं, अति पिछड़ों के संदर्भ में, वंचित वर्ग के संदर्भ में। क्या कहते हैं आप जी? लोकेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जेपी धनोतिया साहब शायद इस पर कोई टिप्पणी करना है। धनोतिया साहब, आप कुछ कहेंगे इस नजरिए पे? मैं डॉक्टर हिमांशु जी आज बात से सहमत हूँ। आरक्षण की एक सीमा होनी चाहिए, आरक्षण का एक सिस्टम बनना चाहिए। ये बात सही है कि जो आज भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज गांव में छोटी छोटी जगह पे रहते हैं, उन्हें लाभ ही नहीं मिल पाता है। जो शहरों में पड़े हुए लोग हैं या जो लोग नीचे, वो ही आगे निकल के आ जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं सोच बदलना होगी, आरक्षण भी आरक्षण करना होगा। हमें इस बात को देखना होगा कि हमारा जो उद्देश्य है, नीचे के व्यक्ति हम उनको लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसको आरक्षण कैसे मिले, उसे करना पड़ेगा। वैसे आज की तारीख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि आरक्षण की सीमा है उसी में छोड़ दिया है। अगर एक सामान्य व्यक्ति के साथ में परीक्षा देते हैं तो उसके 55% नंबर आते हैं, आपके 56 आते हैं, लेकिन आपने ओबीसी लिखा हुआ है तो आप ओबीसी में ही मिल जाएंगे। कोटे में आते हैं तो आपको मिलेगा, स्थानीय तो नहीं मिलेगा। तो ये कहीं सुधार की बहुत आवश्यकता है। आरक्षण किसी तरह का हो, ओबीसी का हो चाहे निर्धन वर्ग का हो, कहीं इसमें सुधार लाना चाहिए। लोगों में असमानता जो है वो खत्म करना चाहिए। आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी जिम्मेदार सत्ता व्यक्त हूँ, निश्चित रूप से उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार है। हम वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिन लोगों ने अपने लोगों को लाभ ले लिया है, वो चाहते हैं उनके ही परिवार, उनके लोगों को लाभ मिलते रहे, विदेश जाते लाभ मिलते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें समानता लाना चाहिए। सारी राजनीतिकों को सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य बाकी में अगर पिछड़ों का हित करना है या हरिजनों का या दूसरे SC ST करना है, उनके लोगों को, निचले तबके के लोगों को लाभ लाने के लिए नई योजना बनाना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, लेकिन उनको लाभ मिलना चाहिए। विषय पर सहमत है। मैं वापस डॉक्टर लोकेश प्रजापति के पास आने की कोशिश करता हूँ। और राजभर जी, आपकी टिप्पणी लूंगा मैं, पर प्रजापति साहब आपसे जानने में दिलचस्पी है, उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जिन्हें एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, जिन्होंने समाज में एक हैसियत ले ली, जो IAS बन गए, IPS बन गए, क्लास 1 ऑफिसर बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, देखने में आ रहा है कि अब इस आरक्षण के बूते उनके परिवार ही लाभान्वित हो रहे हैं। और जिनके हिस्से में कुल मिलाकर 2 जून की रोटी नसीब न होना था, उनके हिस्से में आज भी रोटी का संकट बना हुआ है। इसमें बदलाव के लिए कुछ कर रहे हैं आप?
हाँ हिमांशु जी, जी हिमांशु जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं अरुण जी को कि अभी जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता अरुण जी ने जाहिर की है कि अभी देश में रोहिणी आयोग का गठन करते हुए उन्होंने उस वर्ग की भी चिंता करने का काम किया जिसकी चिंता अरुण जी अभी कर रहे हैं। उससे पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं कि 27% रिजर्वेशन में जो अति पिछड़ों का ABC कैटेगरी में उस रिजर्वेशन को बांटने के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ। रोहिणी आयोग अभी अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगा। वो काम भी बहुत जल्द अभी पूरा होने जा रहा है। जी। और तो मेरा सवाल था उसके संदर्भ में आप कोई दृष्टि देंगे? जी, मेरा आपसे सवाल था कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है वो अपनी हैसियत का लाभ केवल अपने परिजनों तक ही लेते जा रहे हैं, और जो असल वंचित है, आज 70 साल बाद भी दो जूर की रोटी जिनके हिस्से नहीं आती है, वो इस आरक्षण का लाभ उठाने से वंचित है। अंतर बहुत बढ़ गया है। जो एक SC ST का व्यक्ति IAS IPS हो गया है उसकी हैसियत में, और एक ढोर जला रहा व्यक्ति की हैसियत में बड़ा अंतर है। क्या आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत डॉक्टर लोकेश प्रजापति महसूस नहीं करते हैं? हिमांशु जी, इसमें मेरा अपना मत यह है कि हम तो चाहते हैं कि देश में 100% रिजर्वेशन लागू हो जाए, 100% आरक्षण लागू हो जाए। जिसकी जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से इस देश में आरक्षण दे दिया जाए। क्योंकि कुछ लोगों के मन में यह होता है कि आरक्षण एक अभिशाप है, लेकिन आरक्षण एक अभिशाप नहीं, आरक्षण एक अधिकार है। और उसके तहत ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको बात को देखते हुए कल जो एक ऐतिहासिक फैसला पिछड़ों के हित में लेने का काम किया है, ये एक ऐसा फैसला सामाजिक न्याय के हित में लिया गया है। एक ऐसा नया मानक बनेगा इससे समाज में कि जो बच्चे वंचित हमारे होते थे उनको एक अलग रास्ता खुलेगा डॉक्टर बनने के लिए। तो इसलिए बड़ा अद्भुत किस्म की बात डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने कही है। इस देश में 100% आरक्षण कर दिया जाए, जो जिस जाति का है कुल मिलाकर उतने लोग ही पद पर रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं। इस दृष्टि के संदर्भ में, इस चिंतन के संदर्भ में, इस विचार के संदर्भ में मिश्रा साहब क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर प्रतिभा मायने नहीं, जाति मायने रहेगी। जाति के आधार पर पद है और पद पर बैठने के लिए लोग हैं। चले इस रास्ते पर। अब देखिए, देश तो चल ही रहा है पिछले 70 सालों से। 10 साल के लिए लगाया गया था SC ST के लिए भी आरक्षण। जब हमारे संविधान में कुछ लोग इसके तब भी विपरीत कह रहे थे, उसके मत में नहीं थे कि आरक्षण होना चाहिए। लेकिन 10 साल से अभी 70 साल हो गए, किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। बल्कि आपने देख ही लिया कि अब और ज्यादा, और फिर जैसे प्रजापति जी कह ही रहे हैं कि 100% कर दो, तो कर दो भाई। अगर इससे देश का उत्थान होता है तो अवश्य कर दो, और किसी का हो या नहीं हो, जैसे जो आपने कहा। और जो इसकी जो मांग है वो बहुत समय से है कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करे सिंसियरली। और अब जैसे एम्स में फैकल्टी कोई सिलेक्शन हो गया, अब उसके बच्चों को क्यों मिलना चाहिए? मेरे बच्चों को और उनके बच्चों में क्या फर्क है? अपब्रिंगिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, सैलरी में, रहने सहने में क्या फर्क है जो मिलते जाना चाहिए? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। इसको मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक पार्टी इसको बात भी करना चाहती है इस विषय पे, या आरक्षण पे कोई बोलना भी चाहता है। और आपने देख लिया, एक मौलिक बात के संदर्भ में ध्यान दिला रहे हैं, जिस बिंदु पर हम ले जाना चाहते थे कि कुल मिलाकर जो आरक्षण का लाभ लेकर समाज में एक उच्च स्थिति पे आ चुके हैं, उनके बच्चे भी इस व्यवस्था का लाभ लें, इस व्यवस्था का लाभ उठाएं, तो कुल मिलाकर यह उस वर्ग के साथ अत्याचार है जिनके उत्थान के लिए, जिनकी जिंदगी के स्तर को सुधारने के लिए मूलतः आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई। बेहतर होगा पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए तमाम नेता इस विसंगति की ओर ध्यान दें और अपने समाज से जुड़े हुए उन लोगों के उत्थान के संदर्भ में वास्तविक प्रयत्न करें जिन्हें वाकई सहारे की जरूरत है, ना कि उन लोगों का औजार बने जो पहले ही एक बेहतर स्थिति में है और अपनी बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फैसला जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, इसके संदर्भ में परिणामों के लिए हमें आने वाले समय में इंतजार करना होगा। और आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।
एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय अब आज के शेर का। जब भी ऐसे फैसले होते हैं उनकी लाभ हानि के संदर्भ में फैसला भविष्य के गर्त में होता है। और इसी को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, कौन डूबेगा किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। अहमद जफर ने जो ये शेर कहा था ये भविष्य के संदर्भ में फैसलों को समर्पित है। तो कल का फैसला भी आने वाले समय में देश की इबारत में किस रूप में लिया जाएगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब सोमवार को मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।